जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज से पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग किरण बुक का पूरा पीवाईक्यू सीरीज जितना होगा एसएससी का पूरा हम लोग उसको बनाएंगे। जिसमें आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम में। आज हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे कि आखिर संख्या क्या होता है। तो जनरली आप लोग जानते होंगे संख्या हम लोग टेन होता है, जिसमें देखिए जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक जाता है। तो टोटल संख्या जो डिजिट होता है मेरा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इतना आप लोग को मालूम ही होगा। तो आज हम लोग संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि संख्या होता क्या है। देखिए, संख्या के जाने से पहले हम उसका चार्ट देख लेते हैं कि उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, जनरली हम संख्या को दो भागों में, एक और भाग होता है जिसको हम लोग मिश्र संख्या कहते हैं। मिश्र संख्या, देखिए, एक मेरा हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया अवास्तविक संख्या, तीसरा हो गया मिश्र संख्या में होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जोड़ होता है। तो उससे हमारा ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना रहता है, इसलिए हम नहीं लिए हैं। देखिए, वास्तविक संख्या अब हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या में इसको दो भागों में अध्ययन करते हैं। जैसे पहला हो गया परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। फिर इसको परिमेय संख्या को हम दो भागों में देखेंगे। पहला हो गया पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। दूसरा हो गया दशमलव या भिन्न। फिर आगे जाइएगा तो फिर पूर्णांक को भी, यानी इंटीजर्स को भी तीन भाग में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा शून्य, तीसरा निगेटिव इंटीजर्स। आगे इसका हम सब डिफाइन करेंगे कि कौन क्या होता है, कौन संख्या। फिर जब धनात्मक और शून्य को मिलाएगा तो मेरा गैर नकारात्मक बनता है, यानी कि पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रहता है। फिर इसको दो भाग में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला हो गया होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा हो गया मेरा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को भी चार भागों में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हो गया सम, दूसरा विषम, तीसरा भाज्य या इसी को यौगिक भी बोला जाता है, और लास्ट हो गया मेरा अभाज्य संख्या। तो देखते हैं आगे इसको हम लोग टॉपिक वाइज। रुको, तो देखते हैं अब संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं कि पहला मेरा हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसी को रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा, जैसे मान लीजिए ये मेरा संख्या रेखा हो गया, ठीक। अब जैसे हम बोलते हैं कि इसको हमको दो कहाँ पे होगा, तो दिखाइए, जैसे हम यहाँ से डिनोट कर देते हैं 0 1 2 3, और इधर माइनस हो जाएगा, बाएं तरफ माइनस होता है, -2 -3। अब हम बोलते हैं कि जैसे +2 बताइए कि +2 संख्या कहाँ पे होगा। +2 पूछ रहे हैं, तो देखिए +2 आपका माइनस वाला इधर हो गया, इधर वाला प्लस हो गया। तो +2 बताना है तो +2 1 2 यहाँ पे हो जाएगा मेरा संख्या रेखा। तो वैसे ही अगर -9 बोलते तो -9 मेरा इधर जाएगा। तो इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जिससे हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सके। फिर दूसरा आगे है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो अगर हम बोले कि √2 को दर्शाइए कहाँ पे होगा √2, तो इसको हम बता सकते हैं √2 कहाँ पे हमारा। लेकिन अगर कहे कि -√3 बताइए तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। -√3 या -√5 है, क्योंकि यह मेरा काल्पनिक संख्या है। और इसमें देखिए, हम लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि ये आई जो होता है, आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक। तो आयोटा का मान होता है √√(-1). जब इसी को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो मेरा रूट खत्म हो जाएगा। फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे तो मेरा आई के पावर 4 का मान हो जाएगा 1। तो जब भी हमको अगर निकालना होगा कि जैसे मान लीजिए √25 है, तो अगर इसको हम लोग को निकालना होगा तो 25 का तो 5 होता ही है, और -1 देखिए यहाँ पे कॉमन कीजिएगा, -1 × 25। तो ये मेरा इसका मान बता चुके हैं, यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा, और 5 का √25 का हो जाएगा 5। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 आयोटा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं
परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में निरूपित लिखा जा सके या निरूपित किया जा सके। और जहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ क्यू बराबर 0 होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। देखिए हम बोले कि संख्या रेखा पर 1/2 बताइए, या 0 1 2 -1 -2। अगर 1/2 बताना होगा, ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में है। फिर जैसे 5/2 बताना होगा तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और क्यू का मान 0 नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी 0 से भाग लीजिएगा तो आपका वो संख्या और इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 0 नहीं लेते हैं। तो इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अभी हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बोले हैं कि जैसे जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या में होता है नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है 0.1345, ऐसे अनंत अथी है, रिपीट नहीं है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए हम लोग इसका अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। फिर हो गया पाई का मान। अब देखिए पाई का मान भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये हम लोग पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग 2 अंक पर ही लेते हैं। और पाई का मान देखे होता है 3.14, इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम लोग आगे जब दशमलव पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि 22/7 परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या क्यों होता है। ठीक, और वैसे ही √2 का भी मान निकालेगा तो आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग अपरिमेय संख्या में पढ़ते हैं। √7 √5 ऐसे ही जितना रूट अब बोला है कि जितना रूट में होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए √25 हो गया, √49 हो गया, ये हम लोग इसका हम लोग मान होता है। जैसे √25 का हो जाएगा 5, √49 का हो जाएगा 7। तो इस जिसका मान होता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका मान नहीं होता है वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं पूर्णांक। और देखिए ये जितना हम बोर्ड पर लिखवाए हैं, ये अब जो बोल रहे हैं मेरा पूरा नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का, आप लोग जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक होता है कि सभी पूर्णांक पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक देखे जैसे पूर्णांक में आपका -∞ से लेकर +∞ के बीच होता है, लेकिन जहाँ पे क्यू का मान 1 होना चाहिए। अब इसी को जैसे हम यहाँ से +1 से ∞ जाएंगे तो ये मेरा हो गया धनात्मक पूर्णांक। आज 0 को छोड़ के जैसे ही -1 से -∞ की ओर जाएंगे तो ये मेरा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इसी को हम लोग पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं। तो जेड पर प्लस है तो यानी कि धनात्मक हो गया, और जेड पर माइनस है तो यह ऋणात्मक हो गया। और शून्य के बारे में बोला जाता है, शून्य यह ऐसा संख्या होता है जो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर वैसा होता है जिसे गिनती में प्रयोग में होने वाली संख्याओं के समुच्चय होता है। इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे में हम लोग 1 से लेकर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको 0 को शामिल करेंगे मेरा संख्या बदल जाएगा। तो अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या तक देखते हैं, आगे देखते हैं। अब पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में होता है वो मेरा 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 से लेकर +1 +2 से लेकर +∞ तक, ये हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या। जैसे ही हम इसमें 0 शामिल कर देते हैं तो ये मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या जब 0 को शामिल कर देते हैं तो प्राकृतिक संख्या में जैसे ही हम 0 को शामिल करेंगे मेरा प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ तक हम लोग पीछे पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या होता है जिसे नेचुरल नंबर बोले थे। और जैसे ही हम 0 इसमें शामिल करते हैं तो मेरा पूरा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य होती है। और 2 से कोई भी
अब 2 से विभाज्य मतलब 2n के फॉर्म में होगी, हमेशा 2n के फॉर्म में संख्या होना चाहिए। जैसे हम बोल दे कि 26 बताइए, 26 क्या मेरा सम संख्या है या नहीं। तो देखिए हम इसको 2 से भाग देते हैं, देखते हैं कि 2 इसके अंदर है कि नहीं। तो 2 इंटू 13, तो देखिए 2 हो गया, और यहाँ पे n कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो, यानी कि हमको देखना है कि 2 के फॉर्म में है कि नहीं। 2n के फॉर्म में होगा तो मेरा सम संख्या हो जाएगा। अब जैसे हम बोल दे एग्जाम्पल में 47, अब देखिए 47 को हम लोग नहीं लिख पाएंगे 2 के फॉर्म में, तो ये मेरा नहीं होगा। जैसे ही हम लिख देंगे यहाँ पे 46, तो देखिए आप लोग जानते होंगे 23 दूनी 46 होता है, तो ये मेरा 2 के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे 2n के फॉर्म में आ गया, तो मेरा सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही विषम संख्या में होता है कि जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो। जैसे 8 बोल दे, 8 तो 2 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग सम संख्या में रखेंगे, लेकिन यहीं पे 2 से 9 में 2 से भाग देंगे तो मेरा 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या में स्टार्ट 3 से 5 7 9 11, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो देखते हैं अब भाज्य संख्या, इसी को हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य मतलब डिविजिबल और यौगिक मतलब कंपोजिट। तो वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 हो गया, इसका हम लोग या तो 1 होगा इसका फैक्टर, या 2 होगा, या 4 होगा। इसे और कोई फैक्टर इसका नहीं बन पाएगा। तो देखिए एक तो सेम हो गया 4, 4 का हम लोग सेम हो गया 4, और एक तो है इसका फैक्टर, और इसके अतिरिक्त और भी होना चाहिए, यानी ये दो के अलावा और भी होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा भी है 2, तो ये मेरा भाज्य संख्या होगा। यानी या तो एक होना चाहिए या स्वयं दोनों होगा, उसके अतिरिक्त भी होना चाहिए, तभी हम मेरा भाज्य संख्या कहलाएगा। नहीं तो अगर दो ही होगा तो मेरा भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यानी 2 से अधिक होना चाहिए, या तो स्वयं का है और 1 होना चाहिए। अब जिसके 6 को देखते हैं, 6 को हम लोग भी देखते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा। तो देखिए एक भी है और स्वयं भी है, और एक और स्वयं के अलावा भी 2 है, 2 और 3 भी है, तो ये मेरा भाज्य संख्या कहलाएगा। यानी भाज्य संख्या मतलब होगा एक तो स्वयं होना चाहिए और एक भी होना चाहिए, उसके अतिरिक्त होना चाहिए, जो अतिरिक्त अगर 1 भी हो, 2 भी हो, कितना भी हो, तो मेरा भाज्य संख्या कहलाएगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं 24 का कितना फैक्टर होगा, तो या तो पहला तो 1 हो जाएगा, इसका 1, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। तो मेरा टोटल मेरा इतना, एक तो है ही फैक्टर, स्वयं भी है, और इसके अलावा और भी है, तो ये मेरा का भाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं तो होगा ही और एक भी होगा, के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड यानी फैक्टर नहीं होगा। यानी तो हम लोग इसमें देखते थे कि एक होता था भी और स्वयं भी होता था, और एक और स्वयं के अलावा भी इसमें होता था, तब उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते थे। लेकिन अभाज्य संख्या में होता है कि एक स्वयं भी होगा, एक भी होगा, लेकिन इसके अलावा 2 के अलावा नहीं होता है। जैसे देखिए 2 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इसके अलावा फैक्टर मेरा नहीं निकलेगा, तो ये मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 11 को देखिएगा तो 1 होगा, फिर 11 होगा, और किसी इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग इसको अभाज्य संख्या में रखते हैं। आगे देखते हैं, तो देखते हैं 2 के बारे में। अभी हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े हैं जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और उसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और 2 के बारे में थोड़ा सा इसमें है कि दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। यानी पूरे अभाज्य संख्या में जितना अभाज्य संख्या होता है टोटल, उसमें मात्र एक ही सम संख्या अभाज्य है। वो कौन है? 2 है। 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसको आप याद रखिएगा, पूछता है हमेशा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 ही है। अब देखिए दूसरा नोट में है कि 2 के अलावा
और सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। 2 के अलावा सभी संख्या विषम संख्या है, लेकिन सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब जैसे देखिए 2 के अलावा जितना मेरा अभाज्य संख्या होगा सब विषम संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, विषम है। और 2 मेरा क्या था, सम था। एक ही है मात्र 2 जो कि सम अभाज्य संख्या है। और जितना अभाज्य संख्या होगा मेरा सब विषम होगा। लेकिन हम बोल दे कि सब जितना विषम होगा सब अभाज्य संख्या होगा, लेकिन सब जो विषम संख्या है, लेकिन सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे में देखिए 9 भी तो आपका विषम संख्या है, लेकिन इसको हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं। फिर इसका भी, क्योंकि इसका फैक्टर हो सकता है 1, 3, 9, फिर 27 हो गया, इसका भी फैक्टर नहीं बने थी। ये भी मेरा विषम संख्या है, लेकिन ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका भी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, 1 और स्वयं के अतिरिक्त ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी अभाज्य संख्या जो होता है विषम संख्या होती है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है सअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। 2 संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं। अभी हम लोग भाज्य संख्या पढ़े स्वयं, और एक के अतिरिक्त कोई और फैक्टर नहीं होगा। लेकिन जैसे देखिए 4 और 9 में 2 संख्या होगा मेरा। अब इसमें कोई कॉमन नहीं हो रहा है, मेरा फैक्टर कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग का एक ही कॉमन होगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, 1 और 2 हो जाएगा, और 4 भी हो जाएगा। इसका 1, 3, 9। अब देखिए इसमें 2, 4 है, इसमें 3, 9 है, लेकिन दोनों में मेरा एक कॉमन है, तो एक हो सकता है। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। ये देखिए एक गुणनखंड या कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें देखिए एक ही है कॉमन, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग सअभाज्य में रखेंगे। फिर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। जैसे देखिए 16, 25, तो इसका फैक्टर निकालेगा तो आपका 1, 2, 4, 8, 16 आ जाएगा। इसका निकालेगा 1, 5 और 25। अब देखिए इसमें मेरा फैक्टर एक ही कॉमन आ रहा है, 1 और दूसरा 1 है। अब इसके अलावा कोई भी मेरा कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सअभाज्य संख्या बोलेंगे। एक का अतिरिक्त कोई और कॉमन फैक्टर इसका नहीं निकल पाएगा, तो इसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। फिर आ गया पूर्वकालिक संख्या, इसको हम लोग परफेक्ट नंबर के भी नाम से जानते हैं। देखिए अगर किसी संख्या n हम ले लेते हैं, कोई मान लीजिए 6 ले लिए, ठीक। संख्या n को सभी भाजक का योग, इसका हम लोग सभी भाजक लेते हैं। सभी हम लोग भाग किस किस से दे सकते हैं, 6 में 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, और 6 भी मेरा इसका भाग लग जाएगा। तो देखिए अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग निकालेंगे अभी n को छोड़कर, यानी n जो ये मेरा संख्या नंबर जो लिया है, इसको n का जो मेरा भाजक है इसको छोड़ देना है, ठीक। इसको छोड़ देना है, n को छोड़कर दिए गए संख्या के n के बराबर हो तो उसे पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। अब जैसे बोल रहा है मेरा कोई संख्या हम 6 ले लिए, और 6 का मेरा भाजक 1, 2, 3, 6 भी हो जाएगा। तो जो संख्या लिए है उस संख्या को नहीं लेना है, भाजक को नहीं लेना है, तो 6 को नहीं लेंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है कि 1 को भी, 2 को भी, या 3 को भी जोड़ देना है। तो देखिए 2, 3, 5, 1, 6। तो देखिए मेरा जितना संख्या था उतना मेरा भाजक का योग भी आ गया, तो ये मेरा पूर्णकालिक संख्या कहलाएगा, ठीक। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लिए हम 28, और 28 को देखते हैं। एक मेरा 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, और 4 से लगेगा, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा, और 28 से भी लगेगा। जो मेरा संख्या है उसको नहीं लेना है, उससे n को छोड़ देना है, n को यहाँ पे छोड़ देना है, छोड़कर, तो n को छोड़ दिया। अब जितना ये मेरा भाजक है इस सबको ऐड कर दीजिए, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, 3, 4, 7, 7 दूना 14, 14 + 14 कितना हो जाएगा 28। तो देखिए
मेरा जितना नंबर था उसका योग विभाजक का योग आ गया, तो इसको हम लोग पूर्णकालिक संख्या बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इस लेक्चर का फायदा ये होगा कि हम आपको पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। और अभी देखिए, हम लोग इतना नंबर संख्या में पढ़े हैं, ये मेरा इनफ नहीं है, इसमें और सारा है, तो उसको हम जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसे वैसे हम कराते जाएंगे, ठीक। उसके बाद आप लोग देखिए, इस वीडियो में आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही नहीं सीखेगा, हम उसको कैलकुलेशन को आसान बनाना सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लोग, लेकिन हम उनको क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को जितना से जितना शॉर्ट फॉर्म में होगा उसको हम बताएंगे, क्योंकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में कम समय में बना पाइएगा। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।